हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। चलो आज हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की कहानी के बारे में। एक अद्भुत कहानी। उसके विदेशी व्यापार, राजवंश और यात्रियों की नज़र से भारत उस समय कैसा था, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक समय की बात है जब जब दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने भारत की संस्कृति को, व्यापार को और शक्ति को डंका पूरे विश्व में बजा दिया था। यह था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर अगर साम्राज्य की हम स्थापना की बात करें तो 14वीं सदी का समय था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का आतंक था, लेकिन दक्षिण भारत की भूमि पर दो वीर भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में एक नया साम्राज्य खड़ा किया। वह था विजयनगर साम्राज्य। इन भाइयों ने संत विद्यारण्य की प्रेरणा से संगम नदी के किनारे पर एक नए युग की नींव रखी। इनका उद्देश्य था हिंदू संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। दरअसल विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश आते हैं। जो 4 राजवंश जो प्रमुख राजवंश हैं उनमें संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है और अराविडु वंश है। अगर हम संगम वंश की बात करें, अगर इसके हम प्रथम वंश की बात करें संगम वंश की, तो संगम वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1336 से 1485 ईस्वी में हुई थी। हरिहर और बुक्का ने इसका शुरुआत किया था। और इस जो वंश के जो महान शासक थे वो देवराय जैसे राजा हुए, जिन्होंने मुसलमान सुल्तानों से कई युद्ध भी लड़े थे। अगर हम बात करें तो हरिहरदित्य जो शिव के विरूपाक्ष को उपासक था, हरिहरदित्य की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमानी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। फिर आए देवराय। देवराय जो 1406 ईस्वी में शासक बना था, उसके तुरंत बाद उसे फिरोज शाह बहमानी के आक्रमण का सामना करना पड़ा और उसे सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की शादी भी करनी पड़ी। और दोआब क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जो मतलब दो नदी के बीच के एरिया को हम दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो ये दोआब क्षेत्र भी सुल्तान को देना पड़ा था देवरायदित्य को। 1410 ईस्वी में क्या हुआ, उसने तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें, जल सेतु या जल प्रणाली निकलवाई। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय के ही दरबार में हरविलासम और अन्य ग्रंथों के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित थे। अब अगर हम देवरायदित्य भी थे। देवरायदित्य जो 1422 ईस्वी में शासक बना था, उसने भी अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने तथा बहमानियों की बराबरी के लिए उसने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था, तो उन्हें जागीरें भी दी। अब देवरायदित्य के समय में जो फारसी ईरानी आए थे राजदूत, वो था अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। मल्लिकार्जुन ने 1446 ईस्वी में शासक बना, उसे प्रोण देवराय भी कहा जाता है। चीनी यात्री महुआन 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय में ही विजयनगर आया था। अगर अब उसके बाद हम बात करें तो सालू वंश की। सालू वंश जो है 1485 से 1505 ईस्वी तक ये सालू वंश था। सालू नरसिंह ने शासन संभाला, लेकिन यह राजवंश अधिक समय तक नहीं चला। अब हम बात करेंगे तुलु वंश। तुलु वंश ही इस समय की सबसे फेमस वंश था और इस वंश के सबसे महान सम्राट थे कृष्णदेवराय। इन्हीं के समय विजयनगर अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो चलिए हम थोड़ा तुलु वंश के बारे में जान लेते हैं। तुलु वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1509 ईस्वी में हुई थी। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अनुज, उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय ने गद्दी संभाली। वह विजयनगर साम्राज्य में महानतम एवं भारत के महान शासकों में से एक था। उसने 1520 ईस्वी में बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। कृष्णदेवराय ने बीदर और गुलबर्गा पर भी आक्रमण करके बहमानी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पर आसीन किया। इस उपलब्धि की स्मृति में कृष्णदेवराय ने यवनराज स्थापनाचार्य के विरुद्ध धारण किया, मतलब उसने एक पदवी धारण की यवनराज की। कृष्णदेवराय का पुर्तगालियों से बीजापुर से शत्रुता तथा घोड़े की आपूर्ति के कारण अच्छे संबंध थे। मतलब कृष्णदेवराय का जो था ना, वो पुर्तगालियों से बीजापुर के कारण शत्रुता था और घोड़ों से आपूर्ति के कारण उसके अच्छे संबंध थे। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फादर लुई को कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और भटकल में कारखाने की स्थापना की अनुमति मांगने के लिए विजयनगर कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था। कृष्णदेवराय ने अपनी प्रसिद्ध तेलुगु कविता जो लिखी थी उसका नाम था अमुक्त मल्याद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित थे, अतः उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। अगर हम अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में
सबसे महान जो कवि थे वो पेड्डाना थे, सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा तेनाली रामन, तो तेनाली रामा भी एक कवि था वहाँ का, अष्टदिग्गज में वो भी शामिल था। और जो कृष्णदेवराय ने जो है अपनी राजधानी जो है विजयनगर के निकट नागलपुर नामक नगर में स्थापित की थी। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पायस ने तो विजयनगर राजधानी की अतिशय प्रशंसा की है और लिखा है कि इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं ना बिकती हो। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में एक अन्य यात्री पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम था डुआर्ट बारबोसा। उसने भी यात्रा की थी और उसने भी उस समय के जो सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है उसका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है। अब अगर हम कृष्णदेवराय की बात करें तो उसने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, जिसमें सबसे फेमस मंदिर है हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर। ये बहुत फेमस मंदिर है। और बहुत सारे पुर्तगाली यात्री आए, नूनीज आए, है ना, ये सब भी आए। 1542 में क्या हुआ कि सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। प्रशासन की वास्तविक शक्ति अरवड़ु वंशी मंत्री राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा युद्ध, यानी जिसे हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ बनवाया, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इसमें बरार शामिल नहीं था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी एक व्यक्ति था, सेवेल नाम का। मतलब इन पांच ग्रुप बनाया गया तालीकोटा युद्ध में तुलु वंश से लड़ने के लिए, जिसमें बहमानी, बीजापुर, ये सब के शासक शामिल थे। अब लास्ट है अरवड़ु वंश। तो अरवड़ु वंश में 1517 से 1646 था। यह वंश तिरुमल ने शुरू किया था, जो तालीकोटा युद्ध के बाद राजधानी हम्पी से हटाकर पेनुकोंडा ले गया। और शासन व्यवस्था की बात करें तो भाई विजयनगर का प्रशासन बहुत संगठित और शक्तिशाली था। राजा सर्वोच्च था, लेकिन उसके पास मंत्री परिषद होती थी, जैसे बताया आपको, अष्टप्रधान मंडल था। राज्य को जिले यानी नाडु को गांव यानी ग्राम में बांटा गया था। कर व्यवस्था बहुत सटीक थी, भूमि की उपज के आधार पर कर वसूला जाता था। सेना बहुत बड़ी थी, हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और नौसेना भी थी। विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत अच्छा था। विजयनगर केवल युद्ध और धर्म का केंद्र नहीं था, यह व्यापार का भी गढ़ था। जो वस्तुएं विदेशों से निर्यात होती थी, जैसे मसाले हो गई, रेशमी वस्त्र हो गए, हीरे और कीमती पत्थर हो गए, चंदन और इत्र हो गए। और जो इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था, उसमें घोड़े, जैसे मैं आपको बताया था कि कृष्णदेव राय पुर्तगालियों से घोड़े खरीदता था, तो घोड़े आयात होते थे, अरब और फारस से आते थे। चीनी रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, मोती। अब व्यापारी अरब, फारसी और चीनी यूरोपीय देशों से आते थे। विजयनगर के बंदरगाह जो थे वो खुशाल थे, हंगकोन थे, गोवा आदि से जहाज भरते थे। अब विदेशी यात्री जानते हैं इब्न बतूता, उसने कहा कि दक्षिण भारत का यह क्षेत्र संस्कृत से बहुत समृद्ध था। डोमिंगो पेस ने भी। अंत के तालीकोटा युद्ध भी आपने जानते ही हैं। अब तो विजयनगर साम्राज्य एक उदाहरण है शक्ति, संस्कृति और व्यापार के अद्भुत मेल का। यह वह भारत था जिसे विदेशी यात्री देखकर चकित रह जाते थे। आज भले ही हम्पी खंडरों में बदल गया हो, पर उसकी दीवारें आज भी कहानी कहती है, एक सुनहरे युग की। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया होगा, तो ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो ज्ञान मेला को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक इतिहास की कहानी के साथ। इसी के साथ आपको अब बाय।